of you. So once again, I welcome all of you to my channel Knowledge Junction, and I am Kishore Kunal, helping you to solve your basic doubts. Okay, so today we will study about evolution of computer. तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कैसे कंप्यूटर का समय के साथ डेवलपमेंट हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई, मतलब कैसे बिगिनिंग में जो कंप्यूटर था और आज का कंप्यूटर जो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो वही है या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? तो बिल्कुल चेंजेस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो कंप्यूटर इनिशियल में बने थे वही कंप्यूटर हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पहले के कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत साइज में बहुत ही बल्कि होते थे, इतने बड़े मतलब उसके जो साइज होते हैं ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप ऐसा समझ लो कि स्कूल के जो ऑडिटोरियम्स होते हैं ना, तो वो पूरा का पूरा ऑडिटोरियम जो है वो कई बार वो भी छोटा पड़ जाता था एक कंप्यूटर को ऑक्यूपाई करने के लिए, मतलब उसको यूज करने के लिए वहां पे। तो उतना बड़ा अगर कंप्यूटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सपेंसिव भी बहुत हो जाएगा। उसको जो इलेक्ट्रिसिटी उसको चाहिए वो भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, उसकी जो जरूरत है वो भी बहुत ज्यादा होगी, और स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस या बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ करती थी उस समय। तो जरूरत क्यों पड़ा इवोल्यूशन का? तो उसके पहले कुछ चीजें हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसमें कुछ लाइन्स है। Earlier computers were huge in size and very expensive. Over time, computer evolved and many things were made simple so that people could easily operate them. तो इवोल्यूशन का जरूरत इसलिए पड़ा ताकि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो उसका इस्तेमाल अच्छे से और आसानी से कर पाए। ऐसा ना हो कि वो कंप्यूटर यूज करने के लिए ना आपको एक अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ जाए, तब फिर वैसे में क्या होगा कि बहुत ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अब उसके बाद क्या है कि आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो कंप्यूटर का इस्तेमाल आज के समय में किसी भी टास्क को जल्दी और इफिशिएंटली करने के लिए किया जाता है। ये ज्यादातर आपको कहाँ दिखेगा? रेलवे रिजर्वेशंस में, आप ऑनलाइन टिकट्स करते हैं वहां पे। आज के समय में ऑनलाइन जो क्लासेस आपके चल रहे हैं तो इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग जो मॉल्स होते हैं वहां पे भी इसकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जब फास्ट बिलिंग की जरूरत होती है तो वहाँ एक्यूरेसी भी चाहिए होता है और परफेक्शन भी चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा ना आप चाहेंगे और ना मैं चाहूंगा कि कोई सामान का गलत प्राइसिंग जुड़ जाए। तो कंप्यूटर इसमें वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि कम से कम समय में आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। तो उसके बाद आती है इस चैप्टर में कि कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। कैलकुलेटिंग डिवाइसेस क्या होता है? वैसा डिवाइस जिससे हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। आज के समय में हम इसके लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो आज के समय में हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत इजी और बहुत कन्वीनियंट है इसको यूज करना। आपको हर किराना स्टोर पे, आपको छोटे स्टोर्स हैं वहां आपको मिल जाएगा कि कैसे जो है ना वो अगर आपकी बिलिंग हुई है तो उसको वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे और तुरंत आपको वो रिजल्ट बता देते हैं। तो इससे क्या होता है कि परफेक्शन भी रहता है, और अगर लिमिटेड अगर मेरा काम है तो वो कैलकुलेटर से काम चल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, इवोल्यूशन की, तो इसका शुरुआत ये जो आज कैलकुलेटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ से नहीं हुआ था। इसका शुरुआत कहां से हुआ था? तो इसके जो इनिशियल जो है ना वो एबेकस, एक जो इसका डेवलपमेंट जो है ना, इन्वेंशन जो है, ये माना जाता है कि चाइना में हुआ, और ये बहुत बेसिक्स इसमें थे। वुडन फ्रेम के और बीड्स के यूज से आपको ये एबेकस से हम जो बेसिक कैलकुलेशन है ना वो कर पाते थे। फिर समय के साथ थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद फिर नेपियर्स बोन एग्जिस्टेंस में आया, जो कि सर जॉन नेपियर्स ने इसका इन्वेंशन किया था 1616 में। तो इसका काम भी जो है ना वो आपको जो बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो ये सब बेसिक लेवल्स पे जो कैलकुलेशन है ना, इसके लिए हम नेपियर बोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। फिर पैस्कलिन आया, जिसका इन्वेंशन जो है ना ब्लेज पैस्कल ने किया था इन द ईयर 1641। तो
इसमें जो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज था। वो स्ट्रक्चर क्या था, तो ये एकदम रेक्टेंगुलर बॉक्स के जैसा था और जिसमें जो व्हील्स, मूवेबल व्हील्स लगे थे। तो उससे क्या होता था कि हम जो कैलकुलेशन जो है ना, these wheels were rotated to display number। अब जब व्हील्स को हम रोटेट करते थे तो हमें डिस्प्ले में नंबर्स मिलता था। और ये डिवाइस जो है ना वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये कुछ 100,000 तक आपका कैलकुलेशन को इजीली कर पाता था, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो है ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़े डिजिट्स के लिए हम नहीं कर पाते थे। तो ये पैस्कलिन जो है ना, ये आपका 100,000 तक कैलकुलेशन करने के लिए ये उस समय अच्छा ऑप्शन था। फिर आया लेविन्स कैलकुलेटर। तो लेविन्स कैलकुलेटर जो है ये जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया, गॉटफ्राइड लेविन, और ये 1671 में इसका इन्वेंशन हुआ। और इससे हम क्या कर पाते थे, तो इससे भी हम वही बेसिक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, लेकिन एक चीज जो इसमें ऐड हुआ वो था स्क्वायर रूट। तो जब हमें स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना था तो हम लेविन्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते थे। फिर बात आया डिफरेंस इंजन का। तो डिफरेंस इंजन जो ये भी इन्वेंशन जो है ना इसका, ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बैबेज, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था 1822 में। और ये दिस डिवाइस वाज कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग एरर फ्री मैथमेटिकल टेबल। तो हमने क्या देखा पहले कि एबेकस में हमने बेसिक कैलकुलेशन किया, फिर नेपियर्स बोन में हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन किया, फिर पैस्कलिन में हमने क्या किया कि उस कैलकुलेशन को थोड़े से और ज्यादा 100,000 तक लेकर गए। उसके बाद फिर लेविन्स कैलकुलेटर में हमने क्या किया कि हम उससे स्क्वायर रूट निकाल पाते थे। फिर डिफरेंस इंजन से हमने क्या किया, तो इससे एरर फ्री मैथमेटिकल टेबल जो है ना वो हम इससे बना पाते थे। फिर बात आया कि एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन क्या करता था और इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन भी चार्ल्स बैबेज ने ही किया था, लेकिन इन्होंने इसको 1837 में, और ये पहला जो है ना जनरल पर्पस कंप्यूटर ये बना था। दिस कैलकुलेटिंग डिवाइस हैज 3 बेसिक एलिमेंट सिमिलर टू द मॉडर्न कंप्यूटर। और यहीं से हमारे जो कंप्यूटर का जो है ना वो इन्वेंशन हुआ, क्योंकि जो इसके बेसिक एलिमेंट थे ना, अब एक कंप्यूटर का आज की डेट में बेसिक एलिमेंट क्या है, बेसिक एलिमेंट मतलब क्या होता है, बेसिक एलिमेंट मतलब कि किसी भी कंप्यूटर को चलने के लिए, रन करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, तो इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। मतलब किसी भी कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, हम कोई डेटा देते हैं, उस डेटा को वो प्रोसेस करता है तो हमें आउटपुट मिलता है, और आउटपुट मिलने से के अलावे अगर हमें उसे कहीं सेव करना है तो हमें मेमोरी की जरूरत होगी। तो ये एनालिटिकल इंजन, ये हमारा पहला जो जनरल पर्पस कंप्यूटर था वो एनालिटिकल इंजन था। और इसीलिए हम चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग भी कहते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ENIAC stand for Electronic Numerical Integrator and Computer, and this was the first general purpose computer which was used. And this device was designed by John Macaulay and J. Presper Eckert. और ये जो ENIAC है इसका कुछ जो डिसएडवांटेज या एडवांटेज जो कहें हम, वो ये कि इसको पहले तो ये 30 टन इसका वेट था, जो कि बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद इसको यूज करने के लिए 200 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हमें इसके यूज करने के लिए जरूरत पड़ती है। फिर इसमें 18,000 जो है ना वैक्यूम ट्यूब्स इसमें लगे। फिर 63 स्क्वायर मीटर जो है ना स्पेस हमें चाहिए इसको यूज करने के लिए। तो ये खुद में बहुत बड़ा इसका साइज था, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जो इनिशियल स्टेज के जो कंप्यूटर्स है ना उनको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होता है, बहुत ज्यादा पावर चाहिए होता है, और ये बहुत ज्यादा बल्कि भी होते हैं, बहुत ज्यादा वेटेड भी होते हैं। फिर बारी आया यूनिवैक। यूनिवैक ये क्या होता है, तो यूनिवैक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दिस वाज डेवलप्ड बाय
John Macaulay and J. Presper Eckert in the year 1951. It was the first commercially available electronic computer. अब commercially available जो कंप्यूटर, इसका क्या मतलब है? तो एक ऐसा कंप्यूटर जिसको बनाया गया ताकि वो कंपनी जो है ना वो दूसरे जिसको जरूरत है उनको बेच पाए, ताकि वो भी इस कंप्यूटर को इजीली इस्तेमाल कर पाए। तो अब ये जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उसमें और भी डेवलपमेंट हुए। तो अब इसके जो डेवलपमेंट है ना उसको हम देखेंगे कैसे, तो जनरेशन वाइज, कैसे एक से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन से चौथे जनरेशन और फिर फाइनली जो अभी हम जिस जनरेशन है मतलब कि फिफ्थ जनरेशन। तो ऑल टुगेदर हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशंस। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, तो पहला जनरेशन। अब हम इसमें बात ये करेंगे कि किस जनरेशन में क्या क्या एडवांटेज है और ये जो जनरेशन का पीरियड है ये कब से है, और इसमें बेसिकली जो इनपुट के लिए जो ऑपरेशंस के लिए जो है ना इनपुट ऑपरेशंस के लिए मतलब कि इनपुट के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए भी ताकि आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर पाए। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स इन द लास्ट ऑफ द वीडियो सो दैट आप उसको नोट डाउन अच्छे से कर पाए। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है इसका जो एक टाइम पीरियड है वो है 1940 टू 1958। तो 1940 से लेकर 1958 के बीच में जो भी कंप्यूटर डेवलप हुए वो फर्स्ट जनरेशन के कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर इनपुट के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था या क्या इस्तेमाल किया जाता था, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो इनपुट के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। और अब इसका एडवांटेज क्या है, तो या डिसएडवांटेज क्या है, या ये कह सकते हैं कि फीचर्स क्या है, क्योंकि कुछ उस समय के लिए वो एडवांटेज था लेकिन अभी के लिए वो हो सकता है कि डिसएडवांटेज हो। तो हम इसको ऐसा कहेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स क्या थे। तो फर्स्ट जनरेशन के फीचर, इट वॉज बल्की इन साइज, इट वॉज एक्सपेंसिव, it consumed more power, it has small internal storage, slow in speed। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे कि ENIAC, UNIVAC, EDSAC, EDBAC। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। फिर बारी आता है सेकेंड जनरेशन। दिस वॉज फ्रॉम द ईयर 1959 टू 1964, मतलब कि 1959 से लेकर 1964 के बीच में जो भी कंप्यूटर डेवलप हुए वो हमारा सेकंड जनरेशन में आता है। इस जनरेशन में जो इनपुट ऑपरेशंस के लिए क्या इस्तेमाल होते थे, तो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। और इस जनरेशन के फीचर क्या थे, तो स्मॉलर एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, कंज्यूम लेसर पावर देन फर्स्ट जनरेशन, less expensive than first generation, larger storage capacity। तो अब ये पहले जनरेशन से हम इसमें पावर भी कम लग रहा था, इसका स्पीड भी पहले जनरेशन से बढ़ गया और ये साइज में भी थोड़ा छोटा हो गया फर्स्ट जनरेशन से। इसके एग्जांपल हैं IBM 1401, IBM 350, फिर है RCA 501। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कंप्यूटर के नाम से जो कि उस जनरेशन में डेवलप हुए। फिर बात आता है थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन आपका 1964 टू 1970, मतलब कि 1964 से लेकर 1970 के बीच में जो भी कंप्यूटर डेवलप हुए वो हमारा थर्ड जनरेशन की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर हम जो इनपुट के लिए क्या इस्तेमाल होने लगा, तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल होने लगा। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स का, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। अब इस जनरेशन के फीचर्स क्या थे, तो इस जनरेशन के फीचर स्मॉलर इन साइज, फास्टर, लेस बल्की, प्रोड्यूस लेस हीट, लेसर मेंटेनेंस। अब जैसे जैसे समय बीता तो जो उसका साइज है वो छोटा होता गया, स्पीड जो है वो बढ़ गई और उसके बाद ये हीट भी कम प्रोड्यूस करने लगा और मेंटेनेंस जिसको कहते हैं ना कि उसमें उसके रख रखाव में जो खर्च है ना वो भी काफी हद तक कम हो गया। इस जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं आपका IBM 360 एंड 370 सीरीज एंड Apple I। तो ये एग्जांपल आपके थर्ड जनरेशन के।
फिर बारी आता है आपका फोर्थ जनरेशन का। तो 1971 से लेकर अभी तक जो प्रेजेंट में हम चल रहे हैं, तो ये हमारा है फोर्थ जनरेशन। इसमें क्या होता है इनपुट के लिए, तो इसमें हम यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब इसका जो फीचर्स है वो क्या हो गया, तो ये साइज में कॉम्पैक्ट हो गया, ज्यादा इफिशियंट हो गया, मोर इफिशियंट, लेस कॉस्टली, उसके बाद फिर ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर अभी के समय में लगभग हर जगह है, हर किसी के घर पे है। अगर आप थोड़ा सा अगर आपकी जरूरत है तो यू कैन अफोर्ड अ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर खरीद सकते हैं घर पे भी। तो लेकिन पहले ये पॉसिबल नहीं था। फोर्थ जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, एप्पल मैक, IBM PC, HP 9000 PC। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपका फोर्थ जनरेशन का है। फिर बारी आता है फिफ्थ जनरेशन। तो अभी हमने बात की कि फोर्थ जनरेशन में 1971 से लेकर अभी तक अगर फोर्थ जनरेशन है, तो फिर फिफ्थ जनरेशन कहां से हो गया, वो तो अभी आया ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा अभी और अभी के बाद, मतलब आने वाले समय में क्या होगा, कैसा होगा, तो वो चीजें जो है वो हमारा होगा फिफ्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन में जो इनपुट के लिए जो सोर्स होंगे वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें कंप्यूटर को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, उसको इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि जो हम और आप जो उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं ना, वो कम से कम करे और वो खुद से सोचकर चीजों को एग्जीक्यूट कर पाए। तो अब इसका जो इसके फीचर्स क्या हैं, तो वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, हाई प्रोसेसिंग स्पीड, aims to develop computer that can think, understand and act like human, जैसा कि अभी मैंने बताया। It is based on artificial intelligence, और ये artificial intelligence पे ही काम करेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स है आपके CRAY, CS300, परम। तो ये कुछ कंप्यूटर हैं जो कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही काम करते हैं, और ये बहुत फास्ट होते हैं और स्टोरेज भी इनका बहुत होता है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा कि कैसे कैसे समय के साथ उसका डेवलपमेंट हुआ और उसमें चेंजेस हुए। तो अब बात आती है कि कंप्यूटर जो इसके टाइप्स हैं, तो क्या जो कंप्यूटर इस्तेमाल हम अपने घर पे कर रहे हैं, या जो बैंक्स में हो रहा है, या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज में हो रहे हैं, या फिर जो रिसर्च सेंटर्स में हो रहे हैं, तो क्या ये सारे कंप्यूटर एक ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज, उसके यूज के अनुसार, उसके स्टोरेज कैपेसिटी और उसकी स्पीड के अनुसार, मतलब कितना इंस्ट्रक्शन वो हैंडल कर सकता है और कितने स्मूथली वो हैंडल कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको कुछ डिफरेंशिएट किया गया है। वो डिफरेंशिएशन क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो ये 4 मेन हेडिंग है जिसके अंदर में कंप्यूटर को डिफरेंशिएट किया गया है, बांटा गया है। तो अब जो माइक्रो कंप्यूटर है ये क्या होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर हम उसको कहते हैं जो जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल हम अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा डेस्कटॉप हो गया, जो हम अपने घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूल में, बैंक्स में, कॉलेजेस में आप देखते होंगे। तो ये क्या है? ये स्मॉलर स्केल्स पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, जिसको हम पीसी भी कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। तो ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। फिर बात आता है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या हो जाता है? तो मिनी कंप्यूटर के कुछ फीचर्स हैं, जैसे मिनी कंप्यूटर हैव अ हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड मोर स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। तो जो हमारे घर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, जो पीसी या लैपटॉप, तो उससे इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो थोड़ा ज्यादा होता है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होता है, मतलब हम ज्यादा वॉल्यूम में फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं इसमें। फिर दिस कंप्यूटर्स आर कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अपने घर पे जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सेम फीचर अगर हमें यूज कर रहे हैं, अगर उसमें स्टोरेज कैपेसिटी और उसके प्रोसेसिंग स्पीड को और ज्यादा, तो उसकी कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगी। फिर बात आता है मिनी कंप्यूटर आर बिगर इन साइज एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर।
These computers are used in big organization like bank, industry, university, research center and so on. तो ये इसी तरीके से जो पर्सनल कंप्यूटर से बड़े लेवल पर जब काम करते हैं हम, जहां पे हमें ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होती है, ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, तो वहां पे हम मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा माइक्रो कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल हैं, IBM PC, एप्पल मैकिंटॉश। तो हमारा मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, PDP-11, IBM 8000 सीरीज। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के। फिर बात आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर बिगर इन साइज एंड कैन प्रोसेस डेटा एट एन एक्सट्रीमली हाई स्पीड। फिर दीज आर वेरी पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। अब अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे मिनी कंप्यूटर से ज्यादा फास्टली और ज्यादा इफिशिएंटली काम करेगा तो इसकी कॉस्ट तो ज्यादा होगी ही। मेन फ्रेम कंप्यूटर हैव अ वेरी लार्ज मेमोरी, और इसका जो मेमोरी होता है ना वो भी बहुत ज्यादा होता है। दिस कंप्यूटर कैन इफेक्टिवली handle a huge amount of data. These computer can tackle hundreds and thousands of instruction at the same time. मतलब कि अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, उसमें एक बार में एक ही साथ बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शन अगर देते हैं तो भी वो इसको इजीली हैंडल कर सकता है। एक बार में 100 या 1000 भी इंस्ट्रक्शन अगर मिल रहा है ना तो भी वो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो यूज कर सकता है। और इसलिए इसके इस फंक्शन की वजह से इसका इस्तेमाल जो है ना ज्यादातर बैंक्स में, बैंक के जो सर्वर्स होते हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज, रेलवे, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन। क्योंकि आपने ये देखा होगा ना, या आपने अपने घर पे सुना होगा कि जब ऑनलाइन रिजर्वेशन हम जब करते हैं अपने टिकट से, अपने फोन से, तो कई बार क्या होता है कि तत्काल के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलता है। तो अब होता क्या है कि वो उस पोर्टल से आप कहीं भी हो, बहुत सारे लोग एक ही साथ में उसको टिकट करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि उसको इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है वो क्या है, एक ही साथ में बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कमांड मिल रहा है, जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, इसी तरीके का कमांड जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज में भी मिलता है। तो कहने का जो मेन पॉइंट वो ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो हैंडल इसमें बहुत फास्टली होता है। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि IBM Z सीरीज, CDC 6600, PDP-10। तो ये कुछ एग्जांपल है। फिर बात आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो जैसा कि इसका नाम है सुपर कंप्यूटर, मतलब इसमें जो पावर होगा वो कैसा होगा, सुपर हीरो के जैसा। सुपर हीरो कौन है, तो जो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत जल्दी में वो उड़कर कहीं जा सकते हैं, जैसे सुपर हीरो जाते हैं। तो लाइक सेम वे हमारा जो सुपर कंप्यूटर है ना, वो एक सेकेंड में जो है ना थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को वो हैंडल कर सकता है बिना कोई परेशानी के। और ये ज्यादातर इस्तेमाल इसका कहाँ होता है, सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए, जो आप वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं ना, उसको हैंडल करने के लिए। तो इसके ये बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसका जो काम है ना बहुत हाई लेवल पे होता है। इसके कुछ एग्जांपल है, CRAY, क्रे 1, क्रे 2, परम, ETA, टिनहे 2, ग्राफी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके परम कंप्यूटर के हैं। तो दिस वाज इट इन द चैप्टर। इस चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद आपको जो नोट्स है ना वो वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।